नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन कल से चल रहा है और इसमें कई केंद्रीय एजेंसियां भी मिलकर पंजाब पुलिस के साथ काम कर रही हैं। पंजाब पुलिस अब तक अमृतपाल सिंह के करीब 116 सहयोगियों और समर्थकों को गिरफ्तार कर चुकी है। अमृतपाल का काफी करीबी उसका चाचा हरजीत सिंह और ड्राइवर हरप्रीत जो है उसने पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया है। हरजीत अमृतपाल का सलाहकार भी है और शनिवार को अमृतपाल के काफिले में था। पुलिस ने जब अमृतपाल की गाड़ी का पीछा किया तो हरजीत भी अमृतपाल के साथ ही भागा वहां से। हरजीत का कहना है कि भागने के बाद दोनों अलग हो गए। हरजीत को गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन अमृतपाल सिंह वहां से निकल भागा। पुलिस का कहना है कि गोली नहीं चलानी थी, इस तरह का कोई कार्रवाई नहीं करनी थी और इसी का फायदा उठाकर अमृतपाल सिंह वहां से भागा है, लेकिन उसकी तलाश में सभी एजेंसियां लगी हुई हैं। उधर हरजीत सिंह पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया है। उसे भी डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल भेजने की तैयारी है। अमृतपाल के 4 सहयोगियों पर पहले से ही एनएसए लगाया जा चुका है और उन्हें गिरफ्तार कर असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल भेजा गया है। इनका नाम है सरबजीत सिंह कलसी, भगवंत सिंह, गुरमीत सिंह गिल, बसंत सिंह। इसके अलावा लोगों से कहा गया है कि वो किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। पंजाब में कानून व्यवस्था बहाल है। ये एहतियातन पंजाब में कल दोपहर तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, अभी भी बंद थी, इससे 24 घंटे बढ़ाया गया है और पुलिस ने कई बड़े शहरों में नाकेबंदी की है। कुछ देर पहले पंजाब पुलिस के आईजी सुखचैन सिंह ने मीडिया से बात की, बताया कि वारिस पंजाब डे के कुछ एलिमेंट्स यानी कुछ तत्वों पर एक्शन लिया गया है। 6 एफआईआर अब तक कुल मिलाकर दर्ज की गई हैं अमृतपाल सिंह और उसके सहयोगियों के खिलाफ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 6 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਹਾਰਮਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ, ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਅਟੈਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ obstruction ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਸੀ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਅਜੇ ਫਰਾਰ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਈ ਰਿਊਮਰਸ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਕਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਆ ਭਰਪੂਰ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। और इस मामले की कवरेज के लिए हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला पंजाब में हैं। जालंधर में उन्होंने एसीपी निर्मल सिंह से बात की अभी तक के हालात पर। हम इस वक्त जलंधर में हैं और यहाँ पर फ्लैग मार्च चल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर पंजाब पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके साथ में पैरामिलिट्री फोर्स भी है और यहाँ पर फ्लैग मार्च चल रहा है। लगातार पंजाब पुलिस ये कंफर्म कर रही है कि कहीं भी कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं है, सब कुछ पीसफुल है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर पंजाब पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। अमृतपाल को गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं। उसके चाचा को, उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। इंटरनेट सस्पेंड है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो लग रहा था कि अमृतपाल को गिरफ्तार किया जाएगा तो कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ शांतिपूर्ण है। सर, अभी तक क्या कोई जलंधर में वारदात, कहीं कोई हिंसा, कहीं प्रदर्शन? अभी तक तो जलंधर पूरी तरह पीसफुल है। कोई मतलब छोटी मोटी भी घटना नोटिस में नहीं है पुलिस के, और बेसिकली भी बिल्कुल एकदम शांत है। शांत है। कुछ आपके जो यहाँ पे लोग हैं, आप लोग ये फ्लैग मार्च कर रहे हैं, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को? बिल्कुल, लोगों का फुल सपोर्ट मिल रहा है और लोग अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं, अच्छा फील करते हैं कि हम फ्लैग मार्च कर रहे हैं। फ्लैग मार्च कर रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस आपके साथ में है। अभी आप लोग भी अलर्ट पे हैं क्योंकि अमृतपाल के लिए अभी भी आप लोगों की जांच जारी है, उसको पकड़ने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की? बिल्कुल सही बोला आपने। देखो, वो जो फ्लैग मार्च है, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया कि लोगों की सिक्योरिटी का, लोगों को मन में जो एहसास हो, उनको जो सेटिस्फेक्शन हो कि पुलिस हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए घूम रही है। बाकी जो आपने दूसरा सवाल पूछा अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए, वो जो हमारी पुलिस फोर्स है गवर्नमेंट की तरफ से, पूरे हमने जितना भी हमारे पास होता है, वो जो हमारा फोर्स हो गया, जो भी हमारा इक्विपमेंट है, पूरे का पूरा वो सारा उनकी गिरफ्तारी के बीच में वो इन्वॉल्व है। हम लोग दिल्ली से आए हैं, देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? जलंधर की सड़कों पर हैं आप,
लोगों को लग रहा था कि क्या 84 वापस हो जाएगा, खालिस्तान मूवमेंट शुरू हो गया है। लोगों के दिमाग में सवाल आते हैं जो पंजाब को नहीं जानते हैं, पंजाब को नहीं समझते, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो 84 वाला इंसिडेंट था वो तो बहुत एक अलग तरह का इंसिडेंट था, मतलब उसको हम ये नहीं कह पाएंगे कि वो ऐसा इंसिडेंट है। हाँ, इतना हम जरूर बोलेंगे कि कुछ लोग हैं, कुछ चुनिंदे लोग हैं जो पंजाब का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको दबोचने के लिए जो पंजाब पुलिस और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का ये स्ट्रिक्ट एक्शन है कि लोगों के मन में एक ऐसी भावना जाए कि पंजाब में बिल्कुल जो माहौल है बिल्कुल एकदम शांतिपूर्वक है, सही है। सही है। तो आपने सुना, बिल्कुल शांतिपूर्ण। आप खुद देखिए, पुलिस ऑफिसर हमारे साथ में बता रहे हैं, और आप देखिए दुकानें खुली हुई हैं, लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने काम धंधे में हैं, और ये फ्लैग मार्चेस यही इसलिए किए जा रहे हैं ताकि लोगों में ये विश्वास आए, पंजाब के लोगों में भी, देश में भी और विश्व में भी, कि पंजाब शांतिपूर्ण है। अमृतपाल एक क्रिमिनल था जिसके साथ जैसा ट्रीटमेंट क्रिमिनल के साथ किया जाता है वो हो रहा है, और कोई यहाँ बहुत सपोर्ट नहीं है, कोई रास्ता नहीं बंद कर रहा है, कोई थाने में प्रदर्शन नहीं कर रहा है, और शांतिपूर्ण स्थिति चल रही है। तो यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाल रही है पंजाब पुलिस, साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं। अमृतपाल को पकड़ने की कोशिशें लगातार जारी हैं। दोपहर 12 बजे तक ये जारी रहने वाला है। सर, थैंक यू। एनडीटीवी से जालंधर में सहयोगी संजय के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो पंजाब में एक और अमृतपाल सिंह के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है, उसे ढूंढने की कोशिश चल रही है। उधर लंदन में उसके समर्थकों ने, जो खालिस्तान समर्थक भी हैं, भारतीय उच्चायोग में भारत के तिरंगे झंडे का अपमान किया। खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हुए ये लोग भारतीय उच्चायोग के भीतर घुसे, भारतीय तिरंगे को उतारा और उसकी जगह पर उन्होंने खालिस्तान का झंडा लगा दिया। इस मामले में भारत सरकार ने काफ़ी सख्त प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत के उच्चायोग के लोगों के खिलाफ और उच्चायोग परिसर में हुए इस शर्मनाक कृत्य की निंदा करता हूं, ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटेन के सबसे वरिष्ठ राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया गया है। भारत की कड़ी प्रतिक्रिया जो है उसको साफ स्पष्ट कर दिया गया है। कहा गया है कि ब्रिटिश सिक्योरिटी क्यों नहीं थी भारतीय उच्चायोग में। वियना कन्वेंशन के मुताबिक सुरक्षा यूके की यानी ब्रिटेन सरकार की जिम्मेदारी है। इस तरह की लापरवाही भारत को बिल्कुल मान्य नहीं है और उम्मीद है ब्रिटेन जल्द ही उपद्रवियों की पहचान करेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। ब्रिटेन ऐसे इंतजाम करे कि फिर ऐसी घटना ना हो। और इस घटना पर भारत के सख्त रुख अपनाने के बाद ब्रिटिश सरकार भी खेद जता रही है। ब्रिटेन के एक मंत्री तारिक अहमद ने ट्वीट किया है और इस घटना पर खेद जताया है। उन्होंने लिखा, लंदन में भारतीय उच्चायोग पर आज के हमले से स्तब्ध हूं। ये मिशन और उसके कर्मचारियों की अखंडता के खिलाफ पूरी तरह से अस्वीकार्य कार्रवाई है। ब्रिटेन सरकार हमेशा भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को गंभीरता से लेगी। तो अमृतपाल सिंह के इस पूरे मसले पर ज़्यादा जानकारी के लिए और विश्लेषण के लिए मेरे साथ कई खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा, इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर पीयूष जोशी, आलोक वत्स जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता अमृत गिल, वो अभी हमारे साथ अभी नहीं है। लेकिन उससे पहले मेरी सहयोगी नीता शर्मा से एक संक्षेप में सवाल पूछते हैं। नीता, ये अमृतपाल सिंह कौन है जिसको लेकर केंद्र और पंजाब की जो एजेंसियां हैं इतनी सक्रिय हुई हैं, और क्या ये कुछ देरी से हुआ लगता है आपको ये जो एक्शन है? बिल्कुल, ये काफ़ी समय से वहाँ पर हुड़दंग जो है वो मचा रहा था। ये वारिस पंजाब था, इसने ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खड़ी की है। ये दीप सिंह सिद्धू के मारे जाने के बाद इसे अपना जो है उत्तराधिकारी बताता है। जो पहले ये बिल्कुल क्लीन शेवन था, लेकिन पिछले 1-2 साल से इसने बियर्ड जो है वो बना ली है और साथ में अपने आप को भिंडरावाले का जो है सेकंड इन कमांड मानता है। इसको भिंडरावाले 2 के नाम से भी वहाँ पर जाना जाता है। ये दुबई में एक सिंपल ड्राइवर था, लेकिन 2 साल पहले भारत वापस आ गया। अब जांच में आ रहा है कि इसके आईएसआई कनेक्शंस हैं, इसके टेररिस्ट के साथ जो हैं वो कनेक्शन है, जो इसकी फंडिंग है, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी विदेशों से होती है, कनाडा से होती है, लंदन से होती है। तो ये सब बातें अपने आप में चौंकाने वाली इसलिए भी हैं सुशील, क्योंकि अगर ये सब पता था हमारी जांच एजेंसीज को, तो ये दुबई से भारत आया तो आया कैसे? पिछले कई महीनों से ये हमेशा रेड फ्लैग्स जो हैं वो एजेंसीज इसके काम करने के ढंग पे उठाती आई हैं। जैसे कि हमने देखा था जब इसने
पुलिस स्टेशन पे अटैक किया था, उसके बावजूद जो है वो कार्रवाई नहीं हुई। केंद्र की तरफ से कोई बयान नहीं आया। हमने हमेशा देखा है कोई छोटी सी भी कार्रवाई होती है किसी राज्य में तो केंद्र अपनी तरफ से कोई रिपोर्ट्स मांगता है, केंद्र की तरफ से कोई बयान नहीं आया। केंद्र जो है वो पंजाब पुलिस की तरफ देखती रही और पंजाब पुलिस जो है वो केंद्र की तरफ देखती रही। बहरहाल अभी ये भागा हुआ है, जो इसके 114 से ज्यादा जो इसके जो सहयोगी हैं वो गिरफ्तार किए हैं। अभी हमने आईजी साहब को सुना था, उन्होंने बोला कि 4 गाड़ियां जो हैं वो रिकवर की गई हैं, जिनमें एक मर्सिडीज है। ये खुद मर्सिडीज में चलता था। ये जो मर्सिडीज है उसकी अपना इंटरेस्टिंग इतिहास है। रावल सिंह एक ड्रग लॉर्ड है, माफिया लॉर्ड है, जिसने इसे ये दी थी। अब जो पुलिस वाले हैं ये पूछ रहे हैं कि अगर ये अपने आप को सेल्फ अक्लेम्ड रिलीजियस रेडिकल लीडर मानता है तो एक ड्रग लॉर्ड से इसने ये गाड़ी क्यों है, गिफ्ट में क्यों ली। ड्रग्स को लेकर इसका जो लिंकेजेस हैं वो सामने आ रहे हैं। जिस तरह से जो डी एडिक्शन सेंटर्स पंजाब में चलते हैं वहां पे किस तरह से इसने अपना प्राइवेट मिलिशिया जो है वो रेज किया था, अपने ऑटोमेटेड वेपन्स जो हैं वहां पे स्टोर करता था। तो अलग अलग जो चीजें हैं, बहुत खतरनाक चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। यही नहीं, ये भी अब सामने आया है कि इसने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह और वहां के मुख्यमंत्री जो हैं भगवंत सिंह मान है उनको भी धमकाया था। तो ये बातें जो हैं सब चौंकाने वाली, लेकिन बहरहाल ये अभी भी फरार है। सुशील जी, हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी हैं। विनोद जी, आपने पंजाब में अलगाववाद और आतंकवाद का लंबा इतिहास काफी करीबी से कवर किया है। ये जो एक बार फिर से एक नई चुनौती पंजाब में सामने आई है, देश के लिए चुनौती है, सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती है, क्या आपको लगता है कि इसमें काफ़ी देर में सक्रिय हुई सरकार और इस पर कुछ पहले ही सख्ती से कदम उठाया जाना चाहिए था? जाहिर है बहुत देर की मेहरबान आते आते। ये अगस्त के माह में आया था, पिछले बरस, 2 बरस पहले नहीं, पिछले बरस अगस्त के माह में आया था दुबई से। जी। और आने के बाद लगभग 1 महीने के उसके बाद रोडे गांव है, जो भिंद्रनवाले का गांव है, वहां पर इसको वारिस पंजाब दे का अध्यक्ष नियुक्त किया, सरगना नियुक्त किया। इसने आनंदपुर साहब में जाकर बैप्टाइज किया अपने आप को, और उसके बाद कई ऐसी जगह पे ये लगातार जाता रहा जहां पर सिखों का जमावड़ा होता था और वहां जाकर अपनी बात कहता था। मुखर तौर पे अपने आप को खालिस्तानी बोलता था, और मैंने इससे पूछा क्या आप सेपरेटिस्ट हैं? वो कहता हाँ मैं सेपरेटिस्ट हूं। मैं पिछले जनवरी में इसके गांव झल्लूपुर खेड़ा गया था और इसके साथ मेरी 2-2.5 घंटे बातचीत हुई। उसमें बहुत सी चीजें जो इसने कहीं वो लिखी नहीं जा सकती और शायद यहां कहीं भी नहीं जा सकती, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि एक व्यक्ति जो अगस्त 2022 से पंजाब में घूम फिर रहा है, बंदूकों लिए हुए लोग उसके साथ हैं, और उसको इतनी देर तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। और अब जब ये कार्रवाई हुई है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो भाग गया है, ये अगर सच में फ्यूजिटिव है आज के दिन और पुलिस की हिरासत में नहीं है, तो हम अपेक्षा करते हैं कि उन्होंने सब तंत्र बिछा रखा है पुलिस ने, ताकि वो कहीं हरमंदर साहब में जाके शरण न ले ले, क्योंकि वहां पर ही भिंद्रनवाले जिनकी तरह ये कपड़े पहनता है, जिनकी तरह ये पटका बांधता है, गोल दस्तार बोलते हैं उसको, जो जिस तरह से ये टोपी पहनता है, ये अपना पगड़ी पहनते हैं, और ये दमदमी टकसाल का जो कि गुरु गोविंद सिंह की याद में टकसाल चलती है, और वहां जो गुरु गोविंद सिंह की टीचिंग्स हैं उसके बारे में बताया जाता है, और वहां के अध्यक्ष भिंद्रनवाले हुआ करते थे, वो भी ऐसे ही गोल दस्तार पहनते थे और ऐसे ही बाना, जिसको चोगा बोलते हैं, वो पहनते थे, और ये उनकी तरह ही पतला और लंबा है, और जब चलता है तो आगे इसकी गर्दन थोड़ी झुकी होती है जैसे कि भिंद्रनवाले की होती थी, क्योंकि हम उनको कई बार मिले हैं और इससे भी मुलाकात हमारी हुई है। तो मैं कोई कंपैरिजन यहां पर भिंद्रनवाले के साथ अमृतपाल का नहीं करना चाहता, लेकिन यह बात सच है कि अमृतपाल और भिंद्रनवाले में एक फर्क है कि अमृतपाल बड़ी फ्लुएंट अंग्रेजी बोलता है और भिंद्रनवाले कभी अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे। तो ये बड़ा शार्प आदमी है
इसके पास हर सवाल के लॉजिकल जवाब हैं, इतिहास भी इन्वोक कर तो विनोद जी से संपर्क मिला है जी, और उनको जस्टिस नहीं मिला है, और वो उसकी अपनी आर्गुमेंट्स हैं। और मेरा ये मानना है कि वहां की सरकार को इस मामले को पूरी तरह से काबू में लाने के लिए सिर्फ पुलिस एक्शन की जरूरत नहीं है, वहां पर पॉलिटिकल एक्शन की बहुत भारी जरूरत है, जिसके चलते जो नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं और जो बहलाए बरगलाए जा सकते हैं ऐसे लोगों के द्वारा, उनको रोजगार उपलब्ध किए जाएं। ये जो ड्रग की जो प्रॉब्लम है, अब ये जो इनके पास ड्रग के क्योर के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए लोग आते हैं, इसके पास जो बच्चे आते हैं, ये उनको कोई दवाई वाई नहीं देता, उनको उसने एक गुरुद्वारे में खुला रखा हुआ है, और वहां पर ये उनसे बोलता है कि जैसे कि उसने मुझे बताया कि एक विशेष नाम से एक जवान लड़का उनके पास गया और उसने बोला कि उसने पूछा नाम क्या है आपका, तो उसने कहा मेरा नाम तो गुरबख्श सिंह है। कहते तुम जानते हो गुरबख्श सिंह वो व्यक्ति था जिसने मुगलों से लड़ाई लड़कर हरमंदिर साहब को बचाया था, तो तुम क्या गुरुओं के रास्ते पे चलना चाहते हो या ये ड्रग्स वगैरह पीना चाहते हो या करना उसका सेवन करना चाहते हो। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि जब उनके पेरेंट्स उनके पास लेके आते हैं तो ये उनसे पूछता है कि अगर ये ठीक हो जाएंगे तो तुम अपने बच्चे को वापस ले जाओगे, तो वो जब कोई जो भी जवाब देते हैं उसके बाद ये उनको बताता है कि ये गुरु के बच्चे हैं। और उसके साथ उसने मुझे कहा कि सिखिज्म में चिल्ड्रन आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट आवर प्रॉपर्टी। आप समझ रहे हैं जी बिल्कुल। तो जो बच्चे रह जाते होंगे उसके पास, उनको ये ड्राफ्ट करता होगा अपनी मिलिशिया में और उनको प्रोत्साहित करता होगा ये सब काम करने के लिए। अब तो सब इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन ये पुलिस को ध्यान रखना है, एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान रखना है कि कहीं ऐसी जगह पे जाके शरण न ले ले जहां पर पुलिस ना जा सके। जी बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा जो चिंता है वो इस बात की होगी कि हरमंदिर साहब में वो न पहुंच जाए, और वहाँ पहले से ही सुरक्षा निश्चित रूप से काफ़ी सख्त होगी। और ये भी साफ आ रहा है विनोद जी आपके जवाब से कि किस तरह से वो भर्ती करता है युवाओं को अपने साथ खालिस्तान के समर्थन में या भारत के विरोध में। पीयूष जोशी आप भी हमारे साथ हैं। क्या आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब में समय पर इस संकट का पता नहीं लगा पाई, समय पर सचेत नहीं हुई, इसकी वजह से ये समस्या यहां पहुंची? देखिए, आप जैसे देखेंगे अभी सौरभ शुक्ला जी ने खुद ही ने एक रिपोर्ट की है, आप देख रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा इसके गिरफ्तारी के या इसके गिरफ्तार धरपकड़ जो चल रही है इसके समर्थकों की, उसके विरोध में कोई प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं। तो ये बात तो बहुत क्लियर है कि ये कोई बहुत पॉपुलर आदमी नहीं है। विनोद शर्मा जी बहुत ही सीनियर और बहुत ही सम्माननीय पत्रकार हैं, हम सब इनकी डिबेट्स देखते हुए बहुत हमारी समझ विकसित हुई है। पर मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति, कोई भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट किस तरीके से लोगों को रिक्रूट करता है, ये नेशनल टेलीविजन पे यदि हम नहीं बोलें तो बहुत अच्छी बात होगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम आंखें मूंद रहे हैं, पर इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये पता रहता है, क्योंकि कोई भी यदि आइडियोलॉजिकल बात तो वो इंप्रेसिव करेगा ही ना, तभी तो लोग जुड़ेंगे उसके साथ में। पर ये जो मूवमेंट है, ये कोई बहुत रैम्पेंट नहीं है पंजाब में कोई इसकी बहुत ज्यादा जड़ें नहीं फैली हुई हैं। ये हम सब देख चुके हैं। ये जो छुटपुट प्रदर्शन हुए, कुल मिला के 37 लोगों ने प्रदर्शन किया। यदि 37, 50 लोग, 100 लोग यदि प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसकी कोई बहुत ज्यादा वैसा नहीं है। और 84 और 2023 में बहुत अंतर है। 2023 में जब हम बात कर रहे हैं तो आज एक जो भारतीयता की भावना है वो थोड़ी स्ट्रांग है लोगों के अंदर, और ये सब समझ चुके हैं कि भाई भारत गणराज्य के साथ में रहने में ही हर स्टेट की अपने आप में भलाई है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, जैसे अभी 1 महीने पहले लगभग, जो मेन हम डिले की बात करेंगे तो 1 महीने की बात हो रही है कि भाई जो थाने के ऊपर उन्होंने कब्जाने की कोशिश की थी और कब्जा कर लिया था एक प्रकार से, तो 1 महीने में आप पहले उसका जो भी पूरा सपोर्ट सिस्टम है उसको आप न्यूट्रलाइज करते हो, ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था या बिगड़े ना और लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी समस्या ना खड़ी हो सके। तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने अच्छे से काम किया है, पंजाब पुलिस ने ठीक से काम किया है।
मुझे पूरा विश्वास है कि देश हित में जो जो निर्णय और जरूरी होंगे वो बिल्कुल लेंगे, चाहे वह कितने ही कड़े निर्णय लेना हो, क्योंकि देखिए देश की संप्रभुता और अखंडता सबसे बड़ी बात है हम सब लोगों के लिए। बहुत ही जरूरी है ये कि भाई ये मैसेज बहुत क्लियर तरीके से जाए। आपका मानना है कि ये संकट अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ। आलोक वत्स, आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपको क्या लगता है कि ये संकट बहुत बड़ा नहीं हुआ? और आपसे ये सवाल भी कि क्या केंद्रीय एजेंसियां भी भांप नहीं पाई समय पर इस संकट को और इसलिए ये यहां तक आ पहुंचा? देखिए बहुगुणा जी, ये सर्वविदित है कि जब पंजाब में आपकी सरकार आ रही थी उस समय यह अंदेशा था कि ये खालिस्तान समर्थक लोग फिर से अपना सिर ऊपर उठाएंगे, और यही हुआ कि ये लोग अपना सिर ऊपर उठाने लगे। अब ये देखिए किस तरीके का नेक्सस इसने बिल्ड किया है। ड्रग माफिया से इसका रिश्ता है, उसके बाद आईएसआई पाकिस्तान से इसके साथ संबंध जुड़े हुए हैं। ये पूरी की पूरी कवायद ये वहां पर चला रहा था और वहां की सरकार इस बात को अपने संज्ञान में नहीं ले सकी। सेंट्रल एजेंसीज भी फेल की है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन राज्य सरकार जहां ये इस तरीके का विचरण करके और इस तरीके की ये गतिविधियां कर रहा था, तो क्या राज्य सरकार सोई हुई थी? खैर, देर सवेर अभी कोई बहुत बड़ा नुकसान तो हुआ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से अब सेंट्रल एजेंसियां इसके ऊपर अपना शिकंजा कस रही हैं, इसके चारों तरफ के इर्द गिर्द के लोग जो थे वो सब पकड़े गए हैं। अंतोगत्वा ये भी आज या कल पकड़ा जाएगा, और इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो, ये सर्वप्रथम राज्य सरकार की दायरे में आता है। उनको इस तरीके के गतिविधियां करने वालों को चिन्हित करके बचे हम लोग और मूसे वाले के यहाँ पे। जी पीयूष जी, आप संक्षेप में कुछ जवाब देना चाह रहे हैं? मैं यही कह रहा था कि इसमें पॉलिटिक्स से बचना चाहिए हमें। जिस प्रकार से इसके क्लोजेस्ट एड्स को गिरफ्तार करके डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया है, ये बहुत क्लियरली बताता है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों कंसोर्शियम में काम कर रही हैं, कोलैबोरेशन में काम कर रही हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। जब देश की बात आती है तो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बात करना चाहिए। जिस प्रकार से ये बिना सर पैर की बातें कर भारतीय जनता पार्टी के नेता और समर्थक करते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद में खालिस्तानी मूवमेंट बढ़ेगा। अभी खालिस्तानियों ने झंडा भारत के उच्चायोग पे जाके लहरा दिया। अब वो तो भारत की जमीन हुई ना भाई, लंदन में, और लंदन और कनाडा, यहाँ पे खालिस्तानियों के मूवमेंट्स और सबसे ज्यादा जितने भी लोग शरण पाए हुए हैं वो यूके में और वहां पर ही है। तो हम इसे विदेश मंत्रालय का फेलियर बोल दें फिर उठा के, तो ये बात नहीं होती है। हमारा ये वहां सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की है, उसको आप विदेश मंत्रालय का, विदेश मंत्रालय ने उस पर सख्त ऐतराज जताया और ब्रिटेन ने भी खेद व्यक्त किया है। विनोद जी, आपने सुना, दोनों ही राजनीतिक विश्लेषक, एक आपके समर्थन में है, बीजेपी के समर्थन में है। वहां ब्रिटेन सरकार की है। जी जी जी, मैंने कह दिया आलोक वत्स जी, मैंने कह दिया। मैं विनोद जी से एक सवाल विनोद जी से ले रहा हूं जी। मैंने बात करना पड़ेगी, ये मैंने बात कह दी है, छोड़ना पड़ेगा। मैं विनोद जी से सवाल का एक जवाब लेना चाहता हूं। विनोद जी, आपने दोनों की बात सुनी, और हमेशा जब केंद्र और राज्य में तारतम्य ना हो, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन ना हो, तो इस तरह की समस्याएं और बड़ी हो जाती हैं। तो जो पुराना इतिहास है पंजाब का खास तौर पर, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या गलतियां दोनों ओर से हुई हैं और आगे क्या गलतियां दोहराई नहीं जानी चाहिए? देर कर दी इन्होंने, उसको आते ही उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए था, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। पीयूष जी और वत्स जी जो कह रहे हैं वो अपनी अपनी पार्टी की विचार की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये ऐसा मुद्दा है, एक बॉर्डर स्टेट है, और इसकी जो रीसेंट हिस्ट्री है वो बहुत खुशनुमा नहीं रही। और मैं तो खुद एक पंजाबी हूं और मैंने वो देखा है होते हुए, जो 84 का 80 का दौर था, उस दौरान में क्या होता था वो हमने अपनी आंखों से देखा है। और किसी भी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपके स्पोक्समैन ने कहा कि ये मैंने कुछ बात कह दी ऐसी, जो उसके तो रोज इंटरव्यू चलते हैं टेलीविजन चैनल्स पे। पंजाब में बाद में रोक लगाई आम आदमी पार्टी ने, उसके ट्विटर हैंडल्स वगैरह पे थोड़ी रोक लगी, थोड़ा टेलीविजन चैनल्स पे आने पे थोड़ी रोक लगी, वो अच्छा कदम उठाया था। लेकिन जो उसका रिक्रूटमेंट मेथोडोलॉजी है और वो उसको एक जामा पहनाता है धर्म का,
वो बात तो प्रत्यक्ष होनी चाहिए ना। बिल्कुल। वो बहस के परिधि में होने वाली बात है। सिख धर्म जो है वो एक बहुत ही आला किस्म का धर्म है भाई, और उसमें कुछ जो बातें गुरुओं ने कही है उनको सही परिप्रेक्ष्य में रखना बहुत जरूरी है पीयूष जी। और ये बात मैं समझता हूं, इसका जवाब अगर मुख्यमंत्री की तरफ से आए जी बिल्कुल, पंजाब सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से इसका जवाब आना चाहिए। और ये बताना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से ऐसे संगठन और इस तरह के अलगाववादी लोग युवाओं को बरगलाते हैं, अपने साथ लाने की कोशिश करते हैं। तो ये बताने में कोई हर्ज नहीं है, और ये बात वैसे भी सार्वजनिक है कि किस तरह से वो ड्रग्स के चंगुल में फंसे युवाओं को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। और इस मूवमेंट को, इस खालिस्तान के समर्थन में इस मूवमेंट को, या भारत के साथ अलगाववाद से जुड़े इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस मसले पर अपनी राय रखने के लिए। तो ये बड़ी चुनौती है इस वक्त पंजाब के सामने, देश के सामने। ये अमृतपाल सिंह नाम का जो शख्स है और इसके साथ जो वारिस पंजाब दे करके नाम से संगठन और उसमें सहयोगी हैं, उन पर कैसे जल्द से जल्द काबू पाया जाए। वक्त है एक ब्रेक का। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को धमकी देने के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। आरोपी अनिल जयसिंघानी को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यह कार्रवाई की। अनिल जयसिंघानी की बेटी अनीक्षा पहले ही गिरफ्तार हो चुकी हैं। इन दोनों पर अमृता फडणवीस को धमकी देने का आरोप है। और इस मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं सुनील सिंह मुंबई से। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो अमृता फडणवीस को धमकी देने से जुड़ा ये मामला है जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पिता और बेटी हैं। अनिल जयसिंघानी को आज गिरफ्तार किया गया गुजरात से। उनकी बेटी अनीक्षा पहले ही गिरफ्तार हो चुकी है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात हुई आज। रक्षा, व्यापार, निवेश और उच्च तकनीक को लेकर इस बैठक में अहम चर्चा हुई। इस दौरान भारत की अध्यक्षता में चल रहे G20 और जापान में होने जा रहे G7 की बैठकों पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात से पहले जापान के प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पिछले 1 वर्ष में प्रधानमंत्री किशिदा और मैं कई बार मिले हैं और हर बार मैंने भारत जापान संबंधों के प्रति उनकी पॉजिटिविटी और प्रतिबद्धता को महसूस किया है। और इसलिए आज उनकी यात्रा हमारे आपसी सहयोग का मोमेंटम बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। जापान के प्रधानमंत्री के भारत दौरे की क्या अहमियत है, इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। जापान के पीएम फूमियो किशिदा आज 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने की। पीएम किशिदा राजघाट गए, जहां बापू की समाधि पर उन्होंने फूल माला चढ़ाई और विजिटर बुक पर संदेश लिखा। इसके बाद पीएम किशिदा और पीएम मोदी की मुलाकात हुई। हैदराबाद हाउस में दोनों प्रधानमंत्रियों ने साझा प्रेस बयान दिया। पीएम मोदी ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र की शांति सुरक्षा के लिए दोनों देशों की साझेदारी की अहमियत बताई। बढ़ते व्यापार और निवेश का भी जिक्र किया। पीएम किशिदा ने पीएम मोदी को हिरोशिमा में होने वाले G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार कर लिया।
भारत और जापान के संबंधों में लगातार मजबूती आई है और ये दौरा उसी दिशा में एक कदम है। सन 2000 में भारत और जापान का संबंध ग्लोबल पार्टनरशिप का रहा, जो 2006 में स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप का हो गया। 2014 में भारत जापान संबंध ने नई ऊंचाई छुई, जिसे स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप कहा गया। भारत और जापान के बीच 2006 से ही सालाना शिखर वार्ता होती रही है। पिछले साल पीएम मोदी और जापान के पीएम की 3 मुलाकात हुई। मार्च में जब पीएम किशिदा भारत आए तब, मई में जब पीएम मोदी टोक्यो गए तब, और फिर जब वे पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गए तब। जापान और भारत ऐसे करीबी देश हैं जिनके बीच विदेश और रक्षा मंत्रियों की सालाना 2+2 बैठक होती है। रणनीतिक लिहाज से जापान और भारत के संबंध काफी अहम हैं। खासतौर पे अगर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने की बात करें तो दोनों देश इस दिशा में मिलजुल कर काम कर रहे हैं। दोनों देश क्वाड में शामिल हैं, जिसके 2 और अहम सदस्य देश हैं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। भारत और जापान के बीच 2015 में रक्षा उपकरण और तकनीकी समझौता हुआ, जिसमें लगातार प्रगति हो रही है और इस बात का जिक्र आज के साझा प्रेस बयान में भी किया गया। दोनों देश रक्षा और रणनीति के अलावा व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और नवीनतम तकनीकी क्षेत्र में अहम साझेदारी रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे डिजिटल क्षेत्र में दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच करीब $21 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार है। जापान भारत में 5वां सबसे बड़ा निवेशक है और आज करीब 1450 जापानी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। इस पृष्ठभूमि में देखें तो पीएम किशिदा और पीएम मोदी की मुलाकात इन संबंधों को आगे ले जाने की एक और कोशिश है। भारत के पास G20 की अध्यक्षता है, वहीं जापान इस साल G7 की अध्यक्षता कर रहा है। G7 और G20 के देशों के बीच बेहतर तालमेल हो ताकि वो दुनिया में जो खाद्य, स्वास्थ्य, ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा जैसी बातें हैं उस पर कैसे मिलजुल कर काम करें। इस लिहाज से भी ये मुलाकात काफ़ी अहम है और इसका जिक्र हमने सुना किस तरह से प्रधानमंत्री किशिदा ने भी जिक्र किया अपने भाषण में और प्रधानमंत्री मोदी ने भी। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है और अब भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बरकरार है। सत्ता पक्ष राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान पर हमलावर। सत्ता पक्ष की मांग है कि राहुल गांधी अपने बयान पर माफी मांगे। आज केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि राहुल गांधी ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है और उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। उधर विपक्ष ने ईडी और सीबीआई के छापों का मुद्दा उठाया है और कहा है कि केंद्र सरकार की ये प्रतिशोध की राजनीति है। विपक्षी दलों को दबाने के लिए, डराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। तो दोनों ही ओर से ये मुद्दे उठाए गए। इस पर हंगामा जारी रहा लोकसभा में भी और राज्यसभा में, और इस कारण दोनों ही सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लोकसभा में गतिरोध को सुलझाने के लिए स्पीकर ने पहल की है। अलग अलग दलों के नेताओं से चर्चा की है। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो माननीय राहुल जी ने कहा है यूनाइटेड किंगडम में जाके, अगर वो लाइट चीज को ना, ही इज आस्किंग फॉर द डिसमेंटलिंग ऑफ इंडिया, ही इज आस्किंग फॉर रेजिम चेंज इन इंडिया। यहाँ पे हम उनके जो भारत के वोटर है उनके साथ तो उनकी दाल गल नहीं रही, ठीक है। दोनों हाउसेज में मिला के जो आंकड़ा 100 पे नहीं पहुंचता, ओके। फिर यूके जाके कह रहे हैं और कैम्ब्रिज में जाके कह रहे हैं माइनॉरिटीज की हालत बड़ी खराब है, डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट इंडिया। क्या उनके वोटर को यहां लाएंगे? भाई साहब, मैं समझता हूं कभी कभी ये लक्ष्मण रेखा जो होती है ना, ऑन फंडामेंटल्स where it comes to the unity and integrity of an India, if a political leader is hell-bent on questioning that, I think he needs to apologize. कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में बोलने का नोटिस दिया है। नियम 357 के तहत ये नोटिस उन्होंने दिया। इस पर स्पीकर ने कहा कि नियम के मुताबिक उन्हें बोलने की इजाजत बिल्कुल दी जाएगी, लेकिन उससे पहले सदन में शांति बहाली होनी चाहिए, उसके बाद ही बोलने का मौका मिल सकता है। तो सवाल इंडिया का में अभी इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का।